हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है डे 3 हमारी जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू प्रैक्टिस वाली सीरीज़ का। और आज इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। अभी तक 2 सीरीज़ हुई थी, जिसमें फर्स्ट डे हम लोग ने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किए थे, सेकेंड डे पॉलिटी के, और आज थर्ड डे में इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्चुअली दिस इज़ द शेड्यूल आई एम टॉकिंग अबाउट। ये है शेड्यूल जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट को डे वाइज कवर करेंगे। मंडे हिस्ट्री करेंगे, ट्यूसडे फिजिक्स करेंगे, वेंसडे ज्योग्राफी, थर्सडे पॉलिटी, फ्राइडे इकोनॉमिक्स एंड सैटरडे केमिस्ट्री। इसके अलावा संडे को मैंने एक दिन खाली रखा है, ताकि जो भी आपका पेंडिंग वर्क है, फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो नहीं देखी है या फिर आपको कुछ याद करने को रह गया है या आपके पास और भी काम होते हैं, जो भी पेंडिंग वर्क है वो आप संडे को कंप्लीट करिएगा। ऑलराइट। तो अभी हम लोग ने ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ अभी तक हम लोग दो ही दिन किए हैं, क्योंकि हम लोग ने वेंसडे से ही शुरू किया है ये सीरीज़। तो आप चाहें तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, बस 2 वीडियो आपको एक्स्ट्रा देखनी पड़ेगी पुराने वाली, और इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली? ऑप्शन है मेनी सेलर्स मेनी बायर्स, फ्यू सेलर्स फ्यू बायर्स, फ्यू सेलर्स मेनी बायर्स, या फिर मेनी सेलर्स फ्यू बायर्स। अब देखिए, अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको फिर थोड़ा दिक्कत कर सकता है। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर में एक्चुअली 3-4 तरह की मार्केट होती है, उसमें यही चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पे जिस मार्केट की बात हो रही है वो है ओलिगोपोली। इसमें क्या होता है कि थोड़े से लोग, मतलब थोड़ी सी दुकानें होती हैं और उसमें ज़्यादा बायर्स होते हैं, मतलब थोड़े से जो सेलर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं पूरी मार्केट। ओके। इसी तरह जो मोनोपोली होता है, मोनो मीन्स क्या होता है? वन। तो मोनोपोली में एक सिंगल जो सेलर होता है उसकी पूरे में मोनोपोली हो जाती है, मतलब वो पूरे मार्केट को डोमिनेट करता है। जैसे अगर आप मोनोपोली को एग्जाम्पल देखेंगे तो रेलवेज़ आप एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे यहाँ रेलवेज़ की थोड़ी सी मोनोपोली चलती है ना, क्योंकि रेलवेज़ का कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इंडियन रेलवे ही है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसलिए मोनोपोली का इंडियन रेलवेज़ माना जाता है। और अगर आप ओलिगोपोली का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन्स। जैसे अब 4-5 तरह के फ़ोन्स आते तो वैसे बहुत तरीके के हैं, लेकिन मेन जो है 4-5 कंपनियां हैं जो पूरे जो मोबाइल मार्केट है उसको पूरा राज करती हैं उस पर। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यू सेलर्स मिनी बायर्स, यानी कुछ सेलर्स हैं जो बायर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर? अब अगर आपने सेक्टर्स पढ़े हों, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हल्का सा। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? जो आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। देन जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें आती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ वगैरह ये सब उसमें आते हैं। और लास्ट है टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, यानी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। ओके। तो इसमें यहाँ पे पूछ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर कौन सा इसमें से आएगा? शुगर इंडस्ट्री, बैंकिंग, डेयरी, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होंगी, यानी जैसे शुगर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं शुगर को, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी। और इसी तरह बैंकिंग जो है वो सर्विस दे रहा है आपको, तो ये टर्शरी हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स जो है ये भी प्राइमरी तो ऑब्वियसली नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेयरी, यानी कि जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होता है डेयरी, इस वजह से ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। प्लानिंग कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर? यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था वो कौन से ईयर में बनाया गया था? 1947, 1950, या फिर 1949, या फिर 1952? तो इसका करेक्ट आंसर है 1950। अब देखिए, एक चीज़ और आपको याद करने वाली चीज़ ये है कि जब मोदी गवर्नमेंट आई है तो प्लानिंग कमीशन को उन लोगों ने बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अब प्लानिंग कमीशन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया में, उसकी जगह पे जो उसको रिप्लेस कर चुका है वो है नीति आयोग। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ डायरेक्ट टैक्स? अब अगर आपने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा और टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डायरेक्ट टैक्स जो होता है जो आप डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, यानी ये आपके वेल्थ के ऊपर लग जाता है, प्रॉपर्टी पे लग जाता है, इनकम के ऊपर लग जाता है, घर के ऊपर लग जाता है। तो जो चीज़ें आप डायरेक्टली दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जो टैक्स, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जितना आप जो भी पे कर रहे हैं वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे आप मान लीजिए पिज़्ज़ा खाने गए हैं, तो पिज़्ज़ा में लिखा होता है, या फिर कोई आपने अगर सामान खरीदा उस पर MRP लिखा होता है, तो उसमें नीचे लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो उसका यही मतलब होता है कि आप इसमें टैक्स भी पे कर रहे हैं, उनकी सर्विस जो आप वहाँ ले रहे हैं, सर्विस मॉल में बैठे हैं, इसी में बैठे हैं, उसकी आप उनको भी टैक्स भरना है, तो वो वाला टैक्स आपसे निकलवाते हैं सर्विस के तौर पे। तो इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि जो भी है जनता जो है वो डायरेक्ट
टैक्स देने में ज़्यादा उसको दिक्कत फील होती है, वो नहीं देना चाहती डायरेक्ट टैक्स। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रूथ ये है कि हम अपनी पूरी लाइफ में डायरेक्ट टैक्स कम देते हैं लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा देते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो इसमें आपको बताना है कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। अब आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इनकम टैक्स, जीएसटी, इंटरटेनमेंट टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर है इनकम टैक्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ आप डायरेक्टली देते हैं अपनी इनकम, वेल्थ या प्रॉपर्टी पे, वो है डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 5, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़, यानी कि जो इंडिया में बेरोज़गारी है वो कौन से टाइप की है? ओनली सीजनल, ओनली डिस्गाइज्ड या फिर बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए सीजनल कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? ये होती है कि जैसे किसान होते हैं हमारे, वो एक फ़िक्स टाइम होता है गेहूँ उगाने का, है ना। अब अगर मान लीजिए कोई फार्मर है, वो सिर्फ गेहूँ उगाने में ही उसकी जो है वो कुशलता है ना, वो उसी में एक्सपर्ट है, तो वो बाकी के टाइम क्या करेगा? जब गेहूँ का सीज़न होगा या चावल का सीज़न होगा तो वो उस टाइम काम करेगा, बाकी के टाइम वो अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। तो ये होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इंडिया में पाई जाती है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे एक फैमिली में मान लीजिए 5 लोग हैं और उनका एक खेत है जिसमें वो मान लीजिए राइस का काम कर रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, और उस राइस को उगाने में उनको ज़रूरत सिर्फ 3 लोगों की है, लेकिन 2 लोग उसमें फालतू में लगे रहते हैं। वो 5 लोग होता है कि नहीं, कि पूरी फैमिली ही काम कर रही है उसमें, लेकिन ज़रूरत एक्चुअली सिर्फ 3 लोगों की थी वहाँ पे। तो इस चीज़ को कहते हैं कि काम नहीं है, इस वजह से मतलब एक्स्ट्रा काम हम उसी में लग के कर ले रहे हैं, है ना। मेरी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसी में लगे हुए हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयड हैं फिर भी आप ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं कि आप एम्प्लॉयड हैं, इस चीज़ को बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है वो कौन से, उसके बेसिस क्या हैं, ये चीज़ किसने डेवलप की थी, इसके लिए एक HDI जो बनाया गया था। तो फर्स्ट है अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, महबूबुल हक या फिर मोन्टेक सिंह। जिसका करेक्ट आंसर है महबूबुल हक, और ये पाकिस्तान के थे, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टर्शरी एक्टिविटी। अब अभी मैंने आपको पीछे बताया है पूरा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी मैंने आपको क्या बताया था कि सर्विस सेक्टर जितने भी होते हैं वो इसमें आएंगे। तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फार्मिंग, ये ऑब्वियसली प्राइमरी में चला जाएगा। सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी में आएगा। डेयरिंग अभी पीछे ही क्वेश्चन था, ये प्राइमरी में आता है। तो लास्ट बच रहा है ट्रेडिंग, जो कि हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज़ पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है वो कौन पब्लिश करता है? फर्स्ट ऑप्शन है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रिलीज़ करती है। जब बजट का टाइम आता है आपका, फरवरी में जब बजट आता है उस टाइम पे इसके साथ ही आता है। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 9, डेप्रिसिएशन इज़ अप्लाइड ऑन, यानी जो डेप्रिसिएशन होता है वो किस चीज़ पे अप्लाई होता है? इनमें से फाइनल गुड्स, मशीनरी, कैपिटल स्टॉक या फिर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे सपोज़ आपने 100 रुपये की एक मशीन आज खरीदी, ओके। अब मान लीजिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर 3 साल के बाद आप उसको बेचने जाएंगे, तो क्या वो 100 रुपये में ही बिकेगी? नहीं बिकेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने उसको इतना यूज़ किया है, वो चीज़ घिस चुकी है, वो मशीन, उसके पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं, वियर एंड टेयर हो चुकी है ना। तो ये जो चीज़ होती है कि हम डेप्रिसिएशन उसी मशीनरी पे लगाते हैं, क्योंकि वो ऐसे दिख नहीं रही है कि उसमें कोई चीज़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें यूज़ करते करते सामान घिस रहा है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप 3 साल बाद जाएंगे बेचने उसको, तो वो आपको 100 रुपये में नहीं मिलने वाली, 100 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे उसके। तो इस चीज़ को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि जो वियर एंड टियर की वजह से लॉस हो रहा है उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीनरी, ज़्यादातर ये मशीनरी पे लगाते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज़ द, आपने अगर GDP, GNP ये सब पढ़ा होगा तो आप इसमें से डेफिनेशन बतानी है आपको नेशनल इनकम की, ओके। तो ये क्या होता है? लास्ट वाला ऑप्शन है ये, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अगर मैं आपको कभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी नेशनल इनकम, तब मैं आपको ये सब बताऊंगी। अभी के लिए आप बस ये याद रखिए कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNPFC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो इन दिस वे वी आर डन विद आवर टुडेज टास्क। एक बार फिर से हम लोग ने 10 क्वेश्चन देखे इकोनॉमिक्स के, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अगर आप मेरी वोकैबुलरी सीरीज़ नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ वॉच इट एज़ वेल। उसमें हम लोग Day 1 to Day 15 कंप्लीट कर चुके हैं, और एक दिन में हम लोग 15 नई वोकैबुलरी सीखते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग ने उसमें 225 नई वोकैबुलरी सीखी है। और उसका प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है पूरा Day 1 से Day 15 तक। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू वॉच इट। And please like, share and subscribe to my channel. We'll meet very soon. Bye bye.